आप देखिए, अमेरिका में चुनाव हुआ, पूरी दुनिया में इसकी हलचल देखने को मिली। खास तौर पर भारत में वैसा ही उत्साह रहा जैसे हमारे यहाँ कोई चुनाव चल रहा हो। इसकी बहुत सारी वजह हैं। यही वजह जानने समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है दोस्त के तौर पर। और ये सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध तो ठीक है, अपनी जगह पर बेहतर हुए ही, कोई भी राष्ट्रपति रहा हो पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को देखा जाए तो। लेकिन ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती जो है वो भी एक अलग अंदाज में आगे बढ़ी है। तो आने वाला समय कैसा रहेगा भारत अमेरिका के संबंधों के लिहाज से? आप देख रहे हैं भारत के शेयर मार्केट में उछाल देख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का नया आंकड़ा छूते हुए आप क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनको समझने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल आखिरकार अमेरिका में ट्रंप का कार्ड चल गया, ट्रंप कार्ड चल गया। ट्रंप को बाइडेन ने 2020 में मात दी थी और 2024 में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को शिकस्त दी है। जाहिर है बाइडेन का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमला के साथ था। वहीं कई और मुद्दे थे जिस पर ट्रंप ने फतेह हासिल की है। ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने पर क्रिप्टो मार्केट में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। बिटकॉइन $75,000 के पार पहुंच गया है। मतलब ट्रंप की यह जीत जोरदार है। इन सभी पहलुओं को समझेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत, कमला को हरा नए प्रेसिडेंट बने ट्रंप। ट्रंप के दावों वादों पर जनता का एतबार, चल गया ट्रंप कार्ड। ये जीत की खुशी है। आखिरकार सुपर पावर को मिल गया अपना नया बॉस। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को मात दे दी। मतलब ये कि अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप कार्ड चल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबका आभार जताया। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. पीएम मोदी ने ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। जाहिर है ट्रंप या कमला किसी को भी जीत मिलती भारत के दोनों हाथों में लड्डू था। लेकिन ट्रंप की जीत के साथ ही तमाम कई मसलों पर भारत को एज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप की बांग्लादेश में हिंदुओं ईसाइयों को जो चिंता थी, उसने भी भारतीय मूल के लोगों के बीच ट्रंप की एक छवि बनाई। खास बात है कि ट्रंप को अर्थव्यवस्था, अवैध इमिग्रेशन मुद्दे पर जमकर जनता का साथ मिला। वहीं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप ने ग्रोवर क्लीवलैंड की बराबरी कर ली है, जो 1888 में अमेरिका चुनाव हारने के बाद फिर 1892 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप भी बाइडेन से पिछला 2020 का चुनाव हार गए थे और इस बार कमबैक किया और राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चल गया ट्रंप कार्ड। ये जीत बहुत ज़ोरदार है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके कई पहलू हैं जिनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपने हेडलाइंस में भी सुना, रजत मिश्रा मेरे साथ पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट का उछाल जो है वो क्या है। रजत, स्वागत है आपका सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। शुरुआत इसी से करते हैं। पहले तो हमें करेंसी समझ में नहीं आती, तो क्रिप्टो करेंसी समझना तो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा परेशानी का सबब रहेगा। क्रिप्टो करेंसी का उछाल हो या भारतीय शेयर मार्केट पर अमेरिकी चुनाव का असर, हम देखते हैं कि जब उछाल आता है तो किसी बड़े इवेंट से हम उसको जोड़ देते हैं। कई बार वो इंटर रिलेटेड होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब अमेरिका में कोई चुनाव हो, वहाँ के नतीजे आए और यहाँ भारतीय बाजार पर उसका कोई असर पड़े, या अचानक से ऐसा उछाल आया है तो ये भी माना जाता है कि फिर तो जुड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, जुड़ा ही होगा कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में अपने हिसाब से अनफोल्ड होती हैं। आप भारत का ही चुनाव ले लीजिए, चुनाव के ठीक पहले अचानक से राइज होता है और उसके बाद उसी दिन फॉल होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इवन दो मेजोरिटी गवर्नमेंट उस तरह से नहीं आई जैसी उम्मीद की जा रही थी, उसके बाद भी राइज हो रहा है लगातार स्टॉक मार्केट का। तो ये चीजें होती हैं
इसका अगर हम अमेरिकन इलेक्शन से कंपेयर करें तो अमेरिका में अगर ट्रंप आते हैं तो ये था, और जो कि अब आ चुके हैं, तो कि वो ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली हैं, वो ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्सेस में या इंडिविजुअल टैक्सेस में छूट देंगे, यानी कि टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, जिससे ज्यादा पैसा कंपनीज के पास जाएगा। अब अगर कंपनीज के पास ज्यादा पैसा जाता है तो वो उसका इस्तेमाल या तो अपने विस्तार के लिए कर सकते हैं, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, और इनमें से बहुत से लोग उसे इन्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट आप वापस स्टॉक मार्केट में करेंगे। कौन से स्टॉक मार्केट में करेंगे? वो स्टॉक मार्केट जो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, जहां से ज्यादा आपको रिटर्न आएंगे। वो कौन सा स्टॉक मार्केट है? वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि भारत का स्टॉक मार्केट है। इसलिए भारत के स्टॉक मार्केट को यह लगा कि अगर सपोज बिजनेस फ्रेंडली प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उसके कारण ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा, भारतीय स्टॉक मार्केट में, यानी कि इसका राइज होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे चांसेस ये हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर, जो बार बार ट्रम्प कहते आ रहे हैं कि उसे एक दिन में बंद करवा देंगे, चांसेस हैं कि वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो ट्रेड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव होंगे। उसके कारण अगेन हम देख पाएंगे कि अगर ट्रेड प्रॉपरली होता है तो जो बिजनेसेस यूरोप में या ईस्टर्न यूरोप में या रशिया के साथ कर रहे थे वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वो अगेन हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट को बढ़ने। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये हमारी जो खुद की फंडामेंटल्स हैं, खुद की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके हिसाब से ही मूव करने वाली हैं। ये एक दो दिन के जो उतार चढ़ाव हम नॉर्मल स्टॉक मार्केट में देखते हैं ये वही 2-3 दिन के ही होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम बाकी प्रेसिडेंट्स को पुराने में देखेंगे तो नॉर्मली हमने देखा है कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जब रहे हैं तो उनके 4 साल के पीरियड में भारतीय स्टॉक मार्केट का ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू रिपब्लिकन, इवन दो वो फ्रेंडली रहे। हालांकि इसके बहुत से अगेन भाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती हैं तो वो ज्यादा दूसरे कारक होते हैं जो इंपैक्ट करते हैं, ये नहीं। अब अगर क्रिप्टो की बात आप करें तो क्रिप्टो के केस में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर आए हैं। जब वो प्रेसिडेंट थे या उसके जस्ट बाद वो क्रिप्टो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तो ये कहा था कि क्रिप्टो बहुत बड़ा स्कैम है और इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। लेकिन लास्ट के साल 1.5 साल में हमने देखा है कि उन्होंने क्रिप्टो को बहुत ज्यादा प्रमोट करना और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला तो इलॉन मस्क का खुद का सपोर्ट होना है, बिकॉज इलॉन मस्क ने $140 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। साथ ही साथ उन्होंने खुद अपने बहुत से क्रिप्टो कॉइन्स निकाले हैं। अब इसका फायदा, इसका असर पड़ा है ट्रम्प की पॉलिसीज पे। साथ ही साथ ट्रंप ने यह कहा कि वो SEC जो वहां पर सिक्योरिटीज की कमीशन है, जैसे सेबी आप मान लीजिए अमेरिका का, उसके जो डायरेक्टर हैं उसको फायर कर देंगे जो डायरेक्टर क्रिप्टो कॉइन्स पे ज्यादा रेगुलेशन रखना चाह रहे हैं। तो यानी कि क्रिप्टो के जो बायर्स हैं उनको लग रहा है कि अब क्रिप्टो पर रेगुलेशन कम होगा, यानी कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। ये एक फैक्टर है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रंप के साथ आता है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे गोल्ड के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं वैसे ही बिटकॉइन का भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज का भी स्ट्रेटेजिक बस रिजर्व होना चाहिए। यहाँ तक तो आ रहा था समझ में। इसके बाद में जो है वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है मेरी तो समझने के मामले में। डॉक्टर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो शायद अध्ययन कर रही थी या आप क्यों आज व्यस्त हैं तो मैसेजेस भी देख रही होंगी लगातार। आपका स्वागत है। आप पहले से आपने ये बात कही थी कि ट्रंप जो हैं वो मजबूत हैं, जीतेंगे, और वो एनालिसिस ठीक भी निकली है। डॉक्टर अंशु, हम देख रहे हैं कि दोस्त को बधाई दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। भारत में भी एक मैं यही शुरुआत में कह रहा था दर्शकों को कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ कोई चुनाव हुआ हो और वहाँ के नतीजे आ गए और कोई फेवरेबल कैंडिडेट जीत गया हो। ये ट्रंप को लेकर इतना सोचना ठीक है? क्योंकि ट्रंप की कई ऐसी पॉलिसीज, कई ऐसी बातें रही हैं। जैसे मुझे याद है कि बहुत शुरुआती दौर में ट्रंप को लेकर ये सोच थी कि जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं या बहुत सारे ऐसे भारतीय जो अमेरिका में रहना चाहते हैं उनके लिए ट्रंप बड़ा खतरा हो सकते हैं आने वाले समय। हालांकि होता नहीं, ये सब ये ऐसे डर के माहौल बनते रहते हैं। बट ट्रंप को लेकर इतना उत्साह भारत में क्यों? इस चीज को लेकर हमने पहले भी चर्चा की प्रवीण जी, कि भारत के लिए ज्यादा मुफीद राष्ट्रपति कौन रहेंगे, और तब भी मैंने ट्रंप का नाम लिया था। और उसके पीछे कुछ बिंदुवार कारण है। एक तो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उनकी जिस प्रकार की एक केमिस्ट्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डेवलप हुई, फिर वो भारत आए और गुजरात के स्टेडियम में जिस प्रकार से उनका भव्य स्वागत भी हुआ, उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को गले लगाया, और फिर हमने भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के एक नए युग का आरंभ होते हुए देखा। अब तक होता ये था कि
अमेरिका यदि हमें डिफेंस के क्षेत्र में या स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में कोई सहायता या हम कोई समझौता भी करते थे तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, इक्विपमेंट मिलते थे। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें एक बदलाव हुआ और हम देखते हैं कि कैसे विशेषकर जो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव का जो क्षेत्र है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, स्पेस कोलैबोरेशन का जो क्षेत्र है, जो भारत के लिए भी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी के क्षेत्र हैं प्रवीण जी, वहां पर कैसे ट्रंप की वजह से उनके जो पॉलिसी डिसीजंस रहे वहां भारत को बड़े पैमाने पर सहायता मिलनी शुरू हुई अमेरिका के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि जो एक पीपल टू पीपल कनेक्ट मजबूत हुए वो ट्रंप के शासनकाल में हमको ये देखने को मिलता है और ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव था। हम उनकी इस नीति को एप्रीहेंशन की दृष्टि से देखते हैं जब वो एक स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन लॉज की बात करते हैं, या वो जब वीजा को लेकर के कठोर नियमों की बात करते हैं, या जब वो हायर इन अमेरिका की बात करते हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक एंटी इंडिया स्टेप। लेकिन हम ये ना भूलें कि अमेरिका में दूसरे देश के आप्रवासी भी रहते हैं और इसमें जैसे लैटिन अमेरिका से आने वाले लोग भी रहते हैं, और अमेरिका मैक्सिको के बीच की जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, और वहां पर जो ये इलीगल इमिग्रेशन है इसकी वजह से ड्रग कार्टल्स हैं, उनकी वजह से न सिर्फ नारकोटिक्स की दृष्टि से, ये ड्रग कार्टल्स की दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अमेरिका को फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ट्रंप जो एक जैसे इमिग्रेशन को लेकर के बात कर रहे हैं कठोर नियमन की, वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। फिर जैसे वो जब हायर इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो आप जितने ये अभी हमारा जो भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स अमेरिका में बैठा हुआ है, जो इतना मजबूत डायस्पोरा है, ये सारा का सारा आईटी सर्विस इंडस्ट्री का डायस्पोरा नहीं है। देखिए दूसरे भी क्षेत्र के ऐसे लोग हैं भारतीय जो वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट्स जो डिप्लोमेसी के स्तंभ होते हैं वो ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच में बहुत तगड़े हुए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जानते हुए भी कि रशिया हमारा एक नेचुरल अलाई है, ट्रंप के शासनकाल में हमने ये बदलाव देखा कि भारत के ऊपर जो पहले एक सैंक्शंस लगाने की प्रथा थी, जब भी हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स करते थे या हम स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, जो पहले के राष्ट्रपति रहे, विशेषकर जो डेमोक्रेट्स रहे, उन्होंने हमेशा भारत पर प्रतिबंध लगाए। हम क्लिंटन का शासनकाल न भूलें, लेकिन ट्रंप के समय हमने ये बदलाव आते हुए देखा और कहीं ना कहीं ट्रंप ने ही भारत को विश्व गुरु का, विश्व मित्र का, विश्व बंधु का दर्जा, वो जो एक टैग है वो देना शुरू किया है, हम ये भी ना भूलें। तो निश्चित तौर पर इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे थे कि हालांकि वो वोकल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कह देते हैं, पर एक जब हम नीतिगत दृष्टि से देखते हैं तो वो भारत के एक बहुत सच्चे और पक्के मित्र साबित हो चुके हैं। और कमला हैरिस का भी शासनकाल हमने उपराष्ट्रपति के रूप में देखा और ये जाना कि वहां कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक, ठीक है, अब वो तो है ही नहीं, तो उनकी चर्चा का तो वो उनका विमर्श खत्म हो गया, क्योंकि अभी नहीं, शायद अब आगे कभी उनको कोई जिम्मेदारी मिले या कुछ हो तो वो एक अलग बात है। संजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत तो इसी बात से, ट्रंप विल फिक्स इट, मैं देख रहा हूं ये स्लोगन हर जगह पर लिखा हुआ है और उनकी ये पंचलाइन बड़ी चली इस चुनाव में। वो जिस भी डायस से बोलते रहे उसमें हर जगह लिखा रहा, ट्रंप विल फिक्स इट। क्या फिक्स करने वाले हैं वो? देखिए, ट्रंप से उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि वो बदलाव की बातें करते हैं। वो यदि आप अमेरिका की जो घरेलू विषय हैं, जो आर्थिक चुनौतियां, जो कि इस चुनावों का सबसे बड़ा जो विषय रहा, उसको वो एड्रेस कर सकते हैं। और अमेरिका की जनता को इस बात का विश्वास है कि चूंकि वो बिजनेस क्लास से आते हैं, राजनीति में आने से पहले वो कभी भी किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहे, और जाहिर है कि उनका जो अप्रोच है वो ट्रांजैक्शनल है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं। और अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है, और जाहिर है कि प्रखर राष्ट्रवादी तो वो हैं ही, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मेक अमेरिका एफोर्डेबल अगेन की भी बातें कही। तो जाहिर है कि जो अमेरिका के ऐसे लोग जो कि आर्थिक चुनौतियां फेस कर रहे थे, उनको उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो जरूर इस तरीके की नीतियां अडॉप्ट करेंगे जिससे कि इन्फ्लेशन वहां पर कम करने में। अच्छा संजीव जी, ये मुझे बताइए, आपने ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि इस विषय पर आपसे चर्चा करूं, लेकिन विषयांतर हो जाता है हर बार।
ये मेक इन अमेरिका जो कहा जाता है, आमतौर पर अमेरिका को लेकर ये सोच रही है कि उसे चाइना में बनवाना है, बांग्लादेश में बनवाना है, ताइवान में बनवाना है, सारा प्रोडक्ट कहीं कहीं में भारत में बनवाना है, मैन्युफैक्चर होता रहे और फिर उनका बाजार चलता रहे। वो एक तरीके से प्रोडक्शन हाउसेज जो है वो दूसरी जगहों पर डेवलप करते हैं और ये उनके लिए सुविधा रहता है। ये मेक इन अमेरिका कितना फिजिबल लगता है तब, जबकि मेक इन इंडिया भी चल रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए उसका सपोर्ट भी किया जा रहा है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की तरफ से, जो चाहते हैं कि चाइना के पैरेलल एक इकोनॉमी यहां पर एशिया में खड़ी हो। तो आप इसको कितना फिजिबल मानते हैं? देखिए, ये जो ट्रम्प का जो अप्रोच है, हायर इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, ये जो अप्रोच है वो एक कॉम्पिटिटिव सोच के तहत आया है। और चाइना जिस तरीके से अपने वर्कर्स को वो बड़ा लाभ दे पाया, और जाहिर है कि चाइना के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो बड़ी सप्लाई चेन्स 1979 के बाद से स्थापित की गई, जब चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, तो उससे चाइना जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। चाइना विश्व की सहयोग से और विशेष रूप से अमेरिका के सहयोग से ही आज वो दुनिया की नंबर 2 की इकोनॉमी है। लेकिन अब ट्रंप को ऐसा लगता है कि चाइना चूंकि एक न सिर्फ नंबर 2 की इकोनॉमी है, बल्कि वो उन पैसों के बल पर पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है। तो ये जो चाइना का जो चैलेंज सामने आया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो सोच है वो एक कॉम्पिटिटिव सोच के तहत उन्होंने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब हम अमेरिका के अंदर ही हायर करेंगे, अमेरिका के अंदर ही बिल्ड करेंगे। और इस वजह से ये जो चाइना का जो विशेष रूप से जो कंपटीशन है, और जाहिर है कि अन्य इमर्जिंग इकोनॉमीज भी जैसे सामने आई है, भारत भी जिस तरीके से सामने आया है, तमाम अन्य राष्ट्र भी इमर्जिंग इकोनॉमीज के तहत जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं उनको आप देख सकते हैं कैसा वो उत्थान और विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका भी एक कॉम्पिटिटिव सोच के तहत डोनाल्ड ट्रंप इस मामलों पर विचार करते हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका के वर्कर्स को वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सप्लाई चेन्स की वजह से चाइना के वर्कर्स को मिल जाती थी, अन्य राष्ट्रों को मिल जाती थी, वो अमेरिका के लोगों को मिले। तो ये जो उनकी जो सोच है वो प्रखर राष्ट्रवादी जो सोच है उनकी, अमेरिका फर्स्ट की जो सोच है, उसके तहत ही ये उनके अंदर ये भावना आई है, और इसी आधार पर वो मेक इन अमेरिका और हायर इन अमेरिका की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, मैं एक बात जो जिक्र करना चाहता था वो ये कि आपने कहा कि क्या परिवर्तन आएंगे, तो क्या ये आप इसी को कंटिन्यू करिएगा। इस बीच जब आप बोल रहे हैं ना, तो मैं कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, देखिए भारत में किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, टीका वीका लगा के, हार फूल चढ़ाकर ट्रंप की तस्वीरों पर, यहाँ पर कई लोग हैं। अब मैं यही उत्साह जो मैं डॉक्टर अंशु से भी पूछ रहा था शुरुआत में, आप अपनी बात कंटिन्यू करें संजीव जी, इस पर भी बात करेंगे हम कि भारत में इतना उत्साह और पूजा पाठ क्यों देखने को मिल रहा है। जी जी, देखिए, दूसरी चीज मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप फिक्स करने जा रहे हैं, वो रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में वो बड़े स्टेप्स लेने जा रहे हैं। और उस संदर्भ में वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि यदि वो राष्ट्रपति फिर से अमेरिका के बनते हैं तो 24 घंटे के अंदर ही वो कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। और जाहिर है कि कदम उठाने की जो प्रक्रिया में वो संवाद की बात करेंगे, यूक्रेन को कहेंगे कि आप जाकर के रशिया से कोई एक नेगोशिएटिंग टेबल पर जाइए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो अपनी व्यक्तिगत मित्रता का भी जो है दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो अपने उन संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए भी वो राष्ट्रपति पुतिन से कहेंगे कि यूक्रेन से बात करें, और एक नेगोशिएशंस की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उससे एक सीज फायर बनेगा, एक शांति स्थापित होगी, और एक जो एक ब्लडी कैंपेन चल रहा है पिछले 2.5-3 वर्षों से, उसमें विराम लगेगा। और ये एक बड़ा सकारात्मक डेवलपमेंट पूरे विश्व के लिए होगा। रशिया यूक्रेन की युद्ध की वजह से पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन्स है वो गंभीर तरीके से प्रभावित हुए हैं, और इस युद्ध को शांत होना चाहिए। भारत भी इसी बात को कहता रहा कि संवाद होना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो संवाद स्थापित करने जा रहे हैं जी। और अभी तक के जो डेवलपमेंट हुए उसमें ऐसा लगता है कि पुतिन जो है वो भी कोई बहुत पीछे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अमेरिका की भूमिका को लेकर फंस रहा था, इसलिए आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंशु इस पर थोड़ा और जी जी संजीव जी कुछ ऐड करें। एक और विषय पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इस पे कहना चाहता हूं जी जी कि देखिए प्रवीण जी, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही पिछले जो 2016 से 20 का कार्यकाल था, वो अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर के सामने आए। और जो अब्राहम एकॉर्ड्स है वो डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की उसमें उन्होंने बातें की। ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, और उसकी वजह से जो इजराइल का जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो अरब सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रों के साथ जो संवाद की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, और वो आज समय की आवश्यकता है। और इसी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अब्राहम एकॉर्ड्स को विफल कराने के लिए
ईरान समर्थक जो ईरान के द्वारा बैक जो आतंकी संगठन हमास है, उसने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। और अब जब ट्रंप व्हाइट हाउस में आ गए हैं तो इन आतंकी संगठनों के ऊपर भी ये दबाव होगा कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है इन आतंकियों के लिए, और आतंकी भी भारी दबाव में होंगे कि अच्छा है, बेहतर है। ठीक, इसको थोड़ा और डिटेल में सर समझते हैं हम। इस बीच में जो संत समाज पूजा पाठ कर रहे थे वो कुछ कह भी रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, तो समझ में आए किस तरह उत्साहित हैं। एक विश्व का एकमात्र नेता है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर खुलकर बोले, इसलिए देश का साधु संत समाज उनके साथ है, और विशेष करके उनकी और मोदी जी के जो फ्रेंड एवर है, जो दोनों की दोस्ती है, वो पूरे विश्व में शांति लाएगी। किस तरह सनातन अब और ज्यादा मजबूत होगा, किस तरह खुशी मनाई आज? देखिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया, मुखर होकर के। अगर विश्व में पहला अगर नेता कोई बोला तो वो डोनाल्ड ट्रंप। हम लोग मानते थे कि कमला हैरिस हमारी भारतीय की है, लेकिन आज तक उनके मुख से हिंदुओं के प्रति और भारत के प्रति एक शब्द नहीं निकला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट किया और मुखर होकर। इंटरेस्टिंग। देखिए, आप संत समाज यहाँ पर है, हिंदुत्व के लिए बोले डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए टीका वीका लगा के उनकी तस्वीर पे हार फूल चढ़ाकर पूजा पाठ किया जा रहा है। ये भारत का तरीका है, अपना अपना कल्चर होता है। डॉक्टर अंशु, मैं चाहूँगा कि इन तस्वीरों पर भी आप कुछ टिप्पणी रखें। हिंदुत्व के रक्षक डोनाल्ड ट्रंप, ये यहाँ पर जो लोग बोल रहे थे उनका कहना है, बट एक राष्ट्रवादी छवि, वो राष्ट्रवादी की डेफिनेशन अलग है। संजीव जी ने काफ़ी हद तक उसको समझा दिया कि राष्ट्रवादी का मतलब अपने देश में आप कैसे प्रोडक्शन बनाते हैं, लोगों को काम देते हैं, उसके विषय में विचार करना है। वही हमारे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक सोच ये भी है कि हिंदुत्व की बात करना, धर्म की बात करना, क्या ट्रंप की ये इमेज यहाँ पर रही है और वहाँ पर भी इसका कोई असर पड़ा होगा, या वहाँ अमेरिका और भारत में इस चीज़ को, मुझे लगता है आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि ये जो हिंदुत्व वाला फैक्टर है, इसको कैसे ट्रंप को लेकर क्या नजरिया वहां पर रहा है? वो तो निश्चित तौर पर हम भारत में जो उत्साह देख रहे हैं और जिस प्रकार के अब जो ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से स्वामी जी बात कर रहे थे, उससे सहमत हूं मैं कि एक तरफ कमला हैरिस के लिए हमने देखा कि तमिलनाडु में जगह जगह पूजा हवन चल रहे थे, और मैंने इस बात पर टिप्पणी भी की कि कमला हैरिस को हम कितना भी भारतीय मान लें, जब तक कमला हैरिस अपने आप को भारतीय नहीं कहती या भारतीय नहीं मानती, तब तक हमारे यहाँ से चिल्लाने से कि वे भारतीय हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला। दूसरा, जिस तरह से जमैका में उन्होंने बीते दिनों स्टेटमेंट्स दिए और जिस तरह से खालिस्तान के प्रति जो उनका एक रुख है, या जो पूरा आंदोलन चल रहा है अभी, और कनाडा की तरफ से जिस तरह से भारत के साथ जो रुख अपनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी जो कमला हैरिस ने टिप्पणियां जिस प्रकार की दी है, पिछले वर्षों में जिस तरह से जम्मू और कश्मीर को लेकर के उन्होंने टिप्पणियां दी, ये सब जो वहां भारतीय अमेरिकी रह रहे हैं और जो भारतीय भारत में बैठे हैं, उन्होंने नोटिस किया है, ऑल थैंक्स टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं डिसेमिनेट हुई भारतीयों तक, हिंदुओं तक भी। और फिर बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार, जिस प्रकार की हिंसा उन पर की गई, निश्चित तौर पर जो स्वामी जी भी बात रख रहे थे, इसी बात को मैं भी रखती कि ट्रंप से एटलीस्ट हमने वहां इस बात को लेकर के विरोध देखा, उन्होंने क्लियर कट इस चीज को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए, वो चूके नहीं। तो एक जो अमूमन एक आम भारतीय है, या अगर आप इसको हिंदुत्व की तरफ ले जाना चाहें, तो यदि एक कोई हिंदू व्यक्ति है तो ये उसके लिए देखना सुखद रहा होगा। और ये मानवाधिकार की दृष्टि से भी, क्योंकि वहां हम माइनॉरिटी में हैं। यदि बांग्लादेश में आप हिंदुओं को देखें तो एक तरह से ये माइनॉरिटी राइट्स की बात है जो ट्रंप ने उठाई और किसी नेता ने नहीं उठाई। तो इसको लेकर के जो उन्होंने जिस तरह से अपना दृष्टिकोण रखा, तो निश्चित तौर से जो ये अभी हमको साधु संत समाज हर्षित और उल्लासित नजर आ रहा है, उसके पीछे सीधे सीधे तथ्यात्मक कारण है। और फिर मोदी जी के साथ जो उनकी मित्रता है, भारत भी आए थे तो जिस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर के बातें कही, रखी, अपने विचार रखे, तो फिर एक यहाँ पर वो पॉपुलर तो हो ही गए। और इसको मैं एक दूसरा बिंदु और जोड़ूंगी कि अभी जो कनाडा की तरफ से भारत के प्रति व्यवहार किया जा रहा है और जो खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर के कनाडा के द्वारा जिस प्रकार का एक रुख अपनाया गया है, उसमें वर्तमान जो अमेरिका का प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। और अब जब ये पूरा प्रशासन बदलेगा, जब ट्रंप आकर के राष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको इसमें बदलाव दिखाई पड़ेगा। आपसे मैं मिडिल ईस्ट पर, रशिया यूक्रेन, जिस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी संजीव जी ने डाली है, और दूसरा ये जो कनाडा वाला है, ये
3 थोड़ा विस्तार से मैं आपसे समझूंगा। ब्रेक पर जा रहा हूं। संजीव जी का समय हमारे साथ सीमित है, जो मेरी सूचना है वो रहें साथ में, बने रहें चर्चा में, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल ब्रेक पर जाऊँ, फिर रजत आपके पास आऊंगा, क्योंकि रजत खुद काम करने का अनुभव भी रहा है उनका, और दूसरा पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर वो काफी सारे बिंदुओं पर रोशनी डाल पाएंगे। लेकिन संजीव जी, मुझे ये बताइए कि हम जितना भी सोच लें कि ट्रंप हमारे हितैषी, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसे नहीं चलती है। वो अपनी राजनीति के लिहाज से सोचते हैं, अपने देश में अपनी ब्रांडिंग के लिहाज से सोचते हैं। दूसरा, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है जिसकी वजह से वो किसी के साथ में रहते हैं, किसी के खिलाफ में रहते हैं। वर्तमान समीकरण क्या बिल्कुल बदल जाएंगे? यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिक की राजनीति इतनी उलट है कि पूरे दुनियावी संबंध जो हैं वो उलट पलट हो जाएंगे अमेरिका के लिए? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई परिवर्तन है। और अमेरिका के, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सभी के लिए उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो हमेशा वो अमेरिका की जो लीडरशिप आगे रख के चलती है। अभी आप देखिए तो इजराइल के ऊपर जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी पूरी माइट जो है पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दी। बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बाइडेन जा करके बेंजामिन नेतन्याहू से मिले भी। और अमेरिका का जो इजराइल के प्रति जो कमिटमेंट है कि उसकी रक्षा वो किसी हद में तक जाके करेंगे, उन्होंने की। और उसी तरीके की जो नीतियां, उसी तरीके का जो संकल्प है वो इजराइल की रक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का भी होगा। ये अवश्य है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो बेंजामिन नेतन्याहू, जाहिर, जैसे मैंने कहा, वो बहुत खुश होंगे। और उनको एक बड़ा सपोर्टर, एक बड़ा फ्रेंड मिल गया है व्हाइट हाउस में, और वो आतंकवाद के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाइयां करेंगे, जो कि वो जैसी बाइडेन से अपेक्षा कर रहे थे शायद वो उतनी नहीं हो पा रही थी। और बड़ा सहयोग अमेरिका उन्हें प्रोवाइड कराएगा, और ईरान के ऊपर बड़ा दबाव उनका बनेगा। और जहां तक भारत के संदर्भ में, जैसा कि मैं आपके चैनल में, आपके शोज में लगातार डिस्कस किया है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो जाहिर है कि हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ये संबंधों का जो को प्रगाढ़ बनाने में हमारे जो 5.2 मिलियन की संख्या में जो बड़े इन्फ्लुएंशियल प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो अमेरिका में चाहे कोई भी राष्ट्रपति बनता, भारत और अमेरिका के संबंध लगातार आगे बढ़ते। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, प्रवीण जी, मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो विशेष क्षेत्र है, वहां पर ये जो साझेदारी है वो और अधिक गहरी और प्रगाढ़ होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बहुत ही कठोर आतंकवाद विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत कार्य करता है। और ऐसे में भारत और अमेरिका, चलिए, तो अभी तक की चर्चा में कुछ सवालों के जवाब बहुत स्पष्ट हैं। क्या भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर और मजबूत दिखाई पड़ेंगे? जवाब है हाँ, क्योंकि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी जो दोस्ती है वो तो है ही, साथ ही साथ में जो विजन है ट्रंप का अभी तक का, और जिस तरह का स्टैंड कई मुद्दों पर पहले भी रहा है उनका, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये चीजें और बेहतर होंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं, कई जगहों पर तनाव की स्थिति बन रही है। हाँ, उसमें भी कुछ सकारात्मक पहल हो सकती है। और साथ ही साथ में एलन मस्क बड़ा जोरदार सपोर्ट किया, बड़ा खुलकर सपोर्ट किया उन्होंने। और हम देख रहे हैं बिटकॉइन में किस तरह का उछाल आया है, उसके बारे में रजत कुछ बता भी रहे थे। तो ये जो तकनीकी दुनिया है या व्यवसायियों की दुनिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बड़े व्यवसायी रहे हैं राजनीति में आने से, अभी भी वो व्यवसायी हैं, लेकिन बड़े व्यवसायी के तौर पर भी उनको जाना जाता है। तो व्यवसाय जगत के लिहाज से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत के लिहाज से भी थोड़ा और इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। रजत, आपका अनुभव भी रहा है अमेरिका में काम करने का, और एक बड़ा मुद्दा आया जो डॉक्टर अंशु भी शुरुआत में कह रही थी कि कुछ एक पॉलिसीज में जब वो राष्ट्रवादी होकर, अमेरिका की तरफ से राष्ट्रवादी होकर बात करते हैं, तो कई बार चिंता की लकीरें आ जाती हैं उन युवाओं पर जो अमेरिका में जाकर काम करना चाहते हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीजन बनना चाहते, ऐसे बहुत सारे लोग, बड़े लोगों का सपना होता है बड़ी तादाद में। ट्रंप का विजन अभी क्या आप देखते हैं? और जब वो उनकी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी से है वो ठीक है, लेकिन भारतीय युवाओं के वहां पर जाने को लेकर उनका विजन अभी भी क्या है आज की स्थिति में? देखिए प्रवीण जी, ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और जो पॉलिटिकल रैलीज में कहा जाता है जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग में आए, और अगर पॉलिसी में भी आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो पाए।
तो ये बहुत से लेयर्स होती हैं इसमें। देखिए, अगर हम जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का एरा देखेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, तो जो बाइडेन के टाइम पे जो इंडियंस हैं उनको रिलेटिवली ज्यादा बेटर अलाउ किया गया था वीजा के तौर पे, नंबर्स की अगर हम बात करते हैं। इवन दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में लगभग 130-140 भारतीय मूल के लोग थे, जबकि ये नंबर ट्रंप के टाइम पे 80-85 कुछ था। तो इस तरह की चेंजेस रहते हैं। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार और ज्यादा भारतीयों को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है, उनकी स्किल का जो सेट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता जा रहा है। दूसरा, जब हम आईटी के सेक्टर में या टेक की फील्ड में जब बात कर रहे हैं, जेडी वेंस खुद उस तरह की फील्ड से आते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट अब इलेक्ट हैं, और उनकी वाइफ उषा वेंस भी इंडियन ओरिजिन की हैं। यहां पर सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जो आईटी सेक्टर है, अगर आउटसोर्सिंग कम होती है तो कोशिश ये की जाएगी कि वहां से लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब दी जाए। ऐसी सिचुएशन में अगेन भारतीयों को, वहां के जो रहने वाले हैं उनको फायदा होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसका बुरा असर थोड़ा तो डेफिनेटली ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में पड़ता है। लेकिन आईटी सेक्टर जो भारत का है उसमें इस बात का मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी कि ट्रंप आएंगे और इमिग्रेशन को ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे। जो एआई और बाकी फैक्टर्स हैं वो कहीं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं आईटी सेक्टर के, इंडियन आईटी सेक्टर के लिए स्पेशली। तो जो ट्रंप की पॉलिसी के सेंस में आप बात कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन का डेफिनेटली प्रॉब्लम है जिसको वो टैकल करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अब इसके लिए वो जो रूल्स बनाते हैं उनको देखा जाएगा कि वो कैसे ज्यादा लीगल, जैसे उनका कहना है कि हम लीगल लोगों को अलाउ करेंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकेंगे। बट प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है, जब वो रूल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो लीगल तरीके से आज पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर लड़ाई चल रही हो, जैसा कि मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान में या कोई और स्टेट की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग जब अगर वहां जाते हैं तो अगर रूल्स ऐसे हुए तो उसके कारण इनको ग्रीन कार्ड लेना या वहां पे सिटीजनशिप लेना या इवन असाइलम लेना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और आपको शायद आइडिया हो कि पिछले साल में ही जो 90,000 भारतीय करीब गए थे जो इलीगल तरीके से गए थे, और उसमें से आधे से ज्यादा गुजरात से जा रहे थे। ये वो स्टेट्स हैं जो क्लेम भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है जिसके कारण हम जा रहे हैं वहां, और न ही यहाँ पे कोई खालिस्तानी कनेक्शन भी मिल पाएगा जो वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो कनाडा की सिचुएशन। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने वाली है। जितना आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है उतना आसानी से नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैक्सिको से आने वाले, कैरिबियन आइलैंड से आने वाले, अफ्रीकन आने वाले, ये लोगों पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली लगने वाला। ठीक है, फिर भी एक अमेरिका ऐसी जगह है जहां दुनिया के, सिर्फ हम तो भारत के लिहाज से बात कर रहे हैं, भारत में बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के देशों से लोग वहां पर जाना चाहते हैं। डॉक्टर अंशु, जब बात यहाँ तक आ ही गई है और आपके जैसी जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे थोड़ा ये बताइए, बार बार ये लगता है कई बार कि क्यों हमारी स्थिति जो है वो कब तक होगी। हो रहे हैं हम, उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ये जो माइग्रेशन एक समय है, हालांकि वो इतिहास में दब गया, और वो सही बात है कि यहाँ जब यूनिवर्सिटीज़ नालंदा, तक्षशिला ये हुआ करती थी तो चाइनीज़ कई विद्यार्थी आए, उन्हीं से हमको इतिहास मिलता है। इसी तरह से दुनिया भर के कई क्षेत्रों से, तब तो ये अमेरिका वगैरह जैसे देश थे भी नहीं अस्तित्व में, लेकिन उस दौर में भी हम देखते हैं कि भारत ने अपने आप को एक केंद्र के रूप में विकसित किया था। आने वाले समय में हम ये तो देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, मजबूत होंगे, इकोनॉमी में हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा, रशिया से कैसे संबंध चल रहे हैं, और नो डाउट ये बड़ी बड़ी ताकतें अब हमारी तरफ देख रही हैं, तो हम में भी कुछ ना कुछ सुधार आया होगा। लेकिन हमारे लोग यहीं रहें, यहीं पर वो स्थितियां डेवलप हों, इसका सपना सभी देखते हैं। इसको लेकर आपको क्या लगता है, कितने फ्यूचरिस्टिक हम अभी दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले कितने समय में आपको लगता है कि हालात ऐसे कुछ दिखाए? हालांकि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सवाल है, बड़ा डिफिकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना, फिर भी क्योंकि आप इस विषय को पढ़ाती हैं तो इस बारे में कोई एनालिसिस या कोई इस तरह की जानकारी हमारे पास? मैं इसको कुछ उदाहरण और थोड़ा सरल करके समझाने का प्रयास करूंगी और दो बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। एक तो जब हम भारत की ओर देखते हैं तो बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड देश है भारत। अब मैं अतीत में नहीं जाऊंगी कि जब हम बिल्कुल विश्व गुरु का हमारा एक दर्जा था और तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ स्थापित थे, जहां दूर दूर से रिसर्चर्स आया करते थे, और किस प्रकार की एक सनातनी हमारी संस्कृति थी और कैसे पूरा विश्व हमारी ओर देखता था। जो हमारी संस्कृति ही फिर ग्रीस और ये अन्य जितने बाकी के देश है यहाँ जाकर के इनकी संस्कृतियां भारतीय संस्कृति के ऊपर डेवलप हुई हैं। तो लेट्स नॉट गो इनटू द पास्ट, हम अभी की और फ्यूचर की बात करेंगे क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। लेकिन अब देखिए, हम बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन एक अच्छी बात समझने की ये है प्रवीण जी कि हमारे पास जो फ्यूचर की वर्कफोर्स है वो सबसे ज्यादा है। तो हम एक यंग नेशन है,
हमारे पास जो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है वो अभी ज्यादा है बनिस्बत के जब हम जापान जैसे देश को देखते हैं जहां पर बुजुर्गों की संख्या यंगस्टर्स से ज्यादा है। तो आप वो डेमोग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज वाइज उसको भी देखिए। फिर एक परिवर्तन आना शुरू हुआ जिसमें कि जिस प्रकार की हमारी वर्कफोर्स हुआ करती थी जो बाहर जाती थी, तो एक तो हमारे अपने देश में रोजगार के एवेन्यूज नहीं थे। 1947 की बात में बता रही हूँ। तो वो जितनी योजनाएं चली वो सब योजनाएं फाइलों में ही किस प्रकार से योजनाएं बन के रह गई हम सभी जानते हैं। तो वो एक राजनीतिक इतर विषय है। अब लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, लेकिन जो लोग थे वो कौन लोग थे? तो जो अब जैसे जो ये सूरीनाम या गुयाना या जो इस तरह के जो देश है कैरेबियन देश की तरफ गए, मॉरिशस जैसे देशों की ओर गए, तो वो क्या बन करके गए? वो मजदूर बन के गए, वो कामगार लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब अंतर आया, शिक्षा के महत्व को जब भारतीयों ने समझा, हमारी जो ये यंग ब्रिगेड थी इसने डॉक्टर इंजीनियर आईटी प्रोफेशनल्स बन के दूसरे देशों में जाना शुरू किया जिनके पास स्किल्ड वर्क प्रोफेशनल्स की कमी थी, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी। तो जैसे आप अमेरिका में जाकर के देखिए, आप सिंगापुर में देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की ओर देखिए, जिनके पास लोगों की कमी है, उनके पास वो वर्कफोर्स नहीं है। तो भारत की ऐसे देशों के साथ बिकॉज ऑफ दिस स्किल्ड वर्कफोर्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी। तो हम एक जो ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट है ना, वो 90s वाला 2000s वाला कंसेप्ट है। आप अभी देखिए तो एक पूरी दुनिया मुझे ग्लोबल विलेज के रूप में नजर आती है। तो जिसको जहां एवेन्यूज दिखते हैं बाहर से भी ऐसे लोग हैं जो भारत आकर के बस रहे हैं। तो ये इस प्रकार से एक आदान प्रदान चल रहा है। लेकिन हमारे अपने देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री बहुत बड़ा प्रयास भी कर रहे हैं और इसमें हमें सफलता भी मिली है। सबसे ज्यादा जो दुनिया के स्टार्टअप्स हैं वो भारत में मौजूद हैं। इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम ना एक मानसिकता में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार को आप नौकरी से मत देखिए, ये ये है एंटरप्रेन्योरशिप से आप जोड़कर देखिए, जी। वर्किंग आवर्स से जोड़ करके देखिए। जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है या नौकरी है तो ही आप काम कर रहे हैं। आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करके कोई रोजगार शुरू करके 10 और लोगों को क्यों नहीं रोजगार देते हैं? तो मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। इसमें बड़ी सफलता सरकार को मिली है और पर पर्सन आवर की दृष्टि से जब हम रोजगार की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लेकिन हाँ, जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैं एक ब्रेन ड्रेन के कंसेप्ट को आप अलग करके देखिए। तो जहां अवेन्यूज हैं, जहां उनको इस प्रकार की फैसिलिटीज मिलेंगी, तो या तो आप उनको वो फैसिलिटीज दीजिए, पर आप ये भी देखिए बायलेटरल्स की दृष्टि से देखिए कि फिर वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कहां जाएंगे जब उनको डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। और आपका एक डायस्पोरा भी तो होना चाहिए ना इन देशों में। तो फिर वो तो लोगों का जाना भी जरूरी है, तो वो उस दृष्टि से भी आवश्यक है। तो एक संतुलित दृष्टि से इन दो बिंदुओं को ध्यान में हाँ, रखते हालांकि मैं हुए लोगों को हम आगे बढ़ जानता हूं, सकते मैं हैं। ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मित्र भी हैं जो जापान में, चाइना में, रशिया में जाकर भी काम कर रहे हैं। हम अमेरिका को बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन और कनाडा में तो बहुत बड़ी, सिर्फ हम वो नहीं बात कर रहे हैं जो एक गुट को हम विशेष गुट को देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो एकेडमिक्स में और अन्य चीजों में जाकर काम कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि वो ब्रेन ड्रेन वाला कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया। हाँ, अब बात ये हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज कहां पर ज्यादा लोग आते हैं। तो हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं, युवा हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज हम कितनी क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो बात आपने कही बहुत संक्षेप में, अलग ये बड़ा विषय है, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा रजत, इस पर थोड़ा आप भी अपने विचार जरूर रखें। देखिए प्रवीण जी, अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके सारे गुण दोष अमेरिका में मौजूद हैं जो कैपिटलिज्म के होते हैं। और यही वो कल्चर है जो चाहे वो बिजनेस के तौर पे देखें या एक इंडिविजुअल सोसाइटी के तौर पे देखें, वो निकल कर आता है। इसको लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है कि यहाँ पर बाहर से लोग आकर बसे और वो अपना अपना कल्चर लेकर आए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं अमेरिका को, यानी कि वहां पर जितने भी कल्चर्स आए वो आपस में पिघलकर एक नया आकार देते हैं। तो हर कल्चर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वहां पर रहा। अब इसी को अगर हम इंडिया के सेंस में कंपेयर करते हैं तो जो अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज था, इंडिया के केस में वो स्पिरिचुअलिटी, सेटिस्फैक्शन की जो बात है उसने बहुत हद तक, साथ ही साथ जो अलग अलग कास्ट हैं जिनके हिसाब से हायरार्की सेटअप थी, जिसने रूल्स असाइन कर रखे थे, वर्क असाइन था, इसके कारण जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत अच्छे से पनपा ने। कुछ कम्युनिटीज, जैन्स, मारवाड़ी या जो कुछ रिलीजन है उनको अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ रहे लास्ट के कुछ डिकेड्स। और हाँ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद भी जो सोशलिज्म की तरफ एक थोड़ा सा
इंक्लिनेशन था, उसने भी अफेक्ट किया कि हम पीएसयूज को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हमारी प्रायोरिटी पर चल रहा है। लेकिन उसके बाद स्पेशली जब लिबरलाइजेशन का पार्ट हमने देखा, उसके बाद जो एजुकेशन के तौर पे, ओवरऑल एक्सपोजर के तौर पे, ओवरऑल ग्लोबल कनेक्टिविटी के हिसाब से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया सडनली। उसके बाद ऑब्वियसली हमने अभी रिसेंट गवर्नमेंट के साथ भी देखा कि जो उनकी स्कीम्स आती गए, नए नए रूल्स आते गए, इसने ओवरऑल कल्चर डेवलप किया। और दूसरा एक और पार्ट जो हम इमिग्रेंट्स के साइड से देखते हैं, जो भारतीय अमेरिका में जाकर बसे, वो वापस आए या उन्होंने अपना एक अपना जो कल्चर है, अपने वैल्यूज, अपना बारे में जब बताना स्टार्ट किया, तो वहां के जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थी, जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर था, वो इंडिया में भी आया। जैसे आप ही ने अभी बताया कि सिलिकॉन वैली, जो हम बेंगलोर की बात करते हैं, या इंडिया में एनसीआर में, पुणे में जो सेटअप हो रही है, वो उसी तर्ज पर हो रही है। तो ओवरऑल जो कल्चर है, चाहे वो बिजनेस के इकोसिस्टम की बात हो रही हो, टेक के सेंस में बात हो रही हो, ये सारी चीजें हम वहां से रेप्लिकेट भी कर रहे हैं और देखकर सीख भी रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडियननेस है उसकी, वो अभी भी बरकरार। मतलब हमने ऐसा नहीं किया है कि वो जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो अभी भी इंडिया में वैसा नहीं आया है। अभी भी दिवाली उस तरह से भारत में जैसी मनाई जाती है, हमने अभी जस्ट बनाई, इसलिए उस पर बात हो रही है। तो वो जो कल्चर है, वो जो सोसाइटी है, वो सिस्टम है, वो मेंटेन। रजत, आपने इतने बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझाया और सचमुच में मैं जो चाह रहा था वो बात निकल कर आई। और डॉक्टर अंशु, जब ये रजत बोल रहे थे तो मैं अपना दर्शन, मेरा प्रिय विषय साइकोलॉजी मेरा विषय रहा ही है, उसमें मैं चला गया धीरे धीरे घुसते हुए कि बिल्कुल ठीक कहना है इनका। हम समाजवाद की बात करने वाले देश रहे हैं, हम बात पूंजीपतियों के खिलाफ वाली चीजें ही सुनते आए हैं बचपन से लेकर। तो पूंजीपति बनना तो मतलब एक बहुत बुरी चीज है, ये दिमाग में बैठा दिया गया। और उसके बाद में आज जो है जरूरत ये लगती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि आप अपनी पूंजी क्रिएट करिए, 4 लोगों को और काम दीजिए, और उसी चीज को आप पहले से कहते आए नहीं बड़ी बुरी बात है, दूसरों को ठगने का ही काम है। इस तरह की सोच भी बना दी गई। बट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज हैं भी हमारे यहाँ पर। हायर गोल जो है वो संतुष्टि के रहे हैं, कैवल्य की प्राप्ति रही है। अब हम पतंजलि के योग को भी लेकर चलते हैं, हम गीता के ज्ञान को भी लेकर चलते हैं। ये सारी चीजों का आप मिक्सअप कैसे देखते हैं? ये बहुत गहरा विषय होता जा रहा है जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है। बट स्टिल हमारी, ये तो आपने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, और खास तौर पर तब जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमारी तरफ आए, ठीक ऐसे ही जैसे अमेरिका के चुनाव को आज भारत में डिस्कस किया जा रहा है, भारत के चुनाव को पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाए और ये माना जाए कि भारत में क्या होने वाला है। आपने इतनी अच्छी दिशा की और इस चर्चा का रुख मोड़ दिया है। ये मेरा भी बहुत पसंदीदा कहीं ना कहीं डायमेंशन है, जिसको मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी लेकर के चली आती हूँ। तो एक तो हमारे साथ समस्या ये है कि जब हम सोचते हैं तो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से सोचते हैं और चीजों को कंपार्टमेंटलाइज करके, या तो हम एक लेफ्ट की विचारधारा से या फिर हम एक पूंजीवादी विचारधारा से सोचते हैं। हम अपने प्राचीन दर्शन की ओर क्यों नहीं चले जाते, जहां पर हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, या हैं, जहां पर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहां पे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करते हैं, या जहां हम कहते हैं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बिना किसी द्वेष के साथ में सब चीजें करें, सहयोग की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं। तो ये बताइए, ये कितना हमारा पूरा प्राचीन ये हमारा दर्शन है। बीच में जैसे जैसे इंट्रूडर्स आते गए, हम इस दर्शन को कहीं ना कहीं भूलते चले गए। और विशेषकर जो ब्रिटिश शासनकाल रहा, उसके बाद जब हम आजाद हुए तो हमने फिर या तो वो यूएस खेमे या फिर यूएसएसआर के खेमे से चीजों को देखना शुरू किया। यदि हम पूर्ण सोशलिज्म की तरफ जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं नुकसान है, और यदि हम पूरे पूंजीवाद की तरफ जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं नुकसान है। फिर हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से सोचेंगे तो वहां जो हमारी एक परिवार की व्यवस्था का दृष्टिकोण या दर्शन रहा है, तो वो प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है और अपना जो आज की तारीख में सोचना है, फलसफा है, वो भी मिश्रित है। तो इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि संतुलित रहते हुए, जिसमें सभी का विकास हो, जिसमें सब साथ में आगे बढ़ सकें, सबका भला हो, और समाज के जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है प्रवीण जी, उसको जितनी भी योजनाएं या हम ये तमाम जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, इसका फायदा मिले, उस दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना है। इसी की बात माननीय प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। वो तो अंतरराष्ट्रीय मंचों को इस प्रकार से ढालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने G20 में अफ्रीकन यूनियन इसीलिए जोड़ा है। तो जब हम इस सब दृष्टि से देखते हैं तो हमको
किसी के जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना हमको पश्चिमी विचारधारा और पश्चिमी दर्शन की दृष्टि से चीजों को देखने की आवश्यकता है। जो हमारे पास था उसको भूल करके जब हम दूसरों का अपनाने चले तो ना हम दूसरे ही हो पाए ना हम अपने ही अपने बचे, ही ये रह पाए। समस्या रही है। इसको जब हम दूर करके आगे बढ़ेंगे, और जो हम मेक इन इंडिया की आज बात कर रहे हैं, हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसमें हम बहुत सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ रहे हैं। इतना आगे बढ़ रहे हैं कि 150 देशों को हमने वैक्सीन भेजे अपने देश में बना के। क्या हम आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ सोच सकते थे? लेकिन ऐसा हमने करके दिखाया। तो हम कर सकते हैं, हमारे अंदर जज्बा है, पोटेंशियल है, पैसा भी है, पूंजी भी है, लोग भी हैं, तो देयर बिल्कुल कर आर सकते हैं। मेनी एस्पेक्ट्स। मैं मतलब इसमें फिर मुझे धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ मल्टी कल्चरल नहीं, हम देखते हैं विभिन्न धर्म भी हमारे यहाँ पर हैं। फिर हमारी राजनीति जो है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है ना, हम टू पार्टी सिस्टम तो है नहीं। हमारे यहाँ राज्यों में अलग सरकार है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जब आप कह रही थी, समाजवाद जब आप कह रही थी, तो हमने देखा ये भी सब पॉलिटिकल पार्टीज लेकर चली गई हैं, सारे के सारे टैग। तो ये एक चीज़ है जो भारत के साथ में है, लेकिन इसका अपना मज़ा भी है, ये दुनिया में कहीं और नहीं है, ये भी एक खूबसूरती है। रजत, अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ आप दोनों से मैं चाहूँगा। रजत, पहले आप बताएं मुझे, आप अभी हमने जितना डिस्कशन किया उसमें मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सिंपली ट्रंप जब आए हैं तो उसके बाद में क्या क्या बदल जाएगा, या आपको लगता है सब कुछ वैसा चलेगा, बस ठीक है एक पर्सनल बॉन्ड है उनके साथ, उनका जो पुराना जिस तरह का रुख रहा है उसको लेकर ये उत्साह है, या आपको लगता है कि नहीं सचमुच समथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड? प्रवीण जी, देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें वर्किंग एज यूजुअल रहने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर ट्रम्प बहुत ज्यादा वोकल है या वो ट्रम्प के फेवरेट स्पॉट्स हैं, वहां पर हम चेंजेस डेफिनेटली देखेंगे। और एक और बात ये हो जाती है जो ट्रम्प के साथ आती है कि ट्रम्प चूंकि खुद बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसके कारण उनका असर भी दिखता है कि अगर थोड़ा भी काम हुआ तो उसे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये चीज रशिया यूक्रेन वॉर के केस पे हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। इमिग्रेशन की पॉलिसी पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। दूसरा ये है कि जो बिजनेस की बात हो रही है, इसका उलट जो उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वहां पर एफिशिएंसी के नाम पे बहुत से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात मोदी जी ने यहां पर कही थी, उसी तरह की कोई चीज ट्रम्प के केस में भी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो बहुत सी पॉलिसीज रहेंगी जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी, और देखिए भारत के सेंस में ये काफी अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या तो ट्रांजैक्शनल बेसिस पर वर्क करते हैं, यानी कि अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो वहां पर पर्सनल फायदा हो रहा है, या उनकी फैमिली या कंपनी को फायदा हो रहा है तो, या उनका ईगो मसाज हो रहा है तो। जैसे भारत में जब वो आए थे, इतना अच्छा उनका स्वागत हुआ था, ट्रंप एकदम भाव विभोर हो गए और बहुत खुश हुए। तो अब ये हो सकता है कि ट्रंप हर साल यहाँ पर आए और हमारे लिए वो चीज बेटर होने वाली है। हाँ ठीक है, चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति क्यों ना हो, अब मनमौजी होना या अपनी एक पर्सनैलिटी होना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होना, ये बड़े मायने रखता है। हालांकि ओवरऑल जैसे संजीव जी भी कह रहे थे चर्चा में कि बायलैटरल टॉक्स और जो बड़े बड़े संबंध होते हैं उन पे बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंशु जी मैं बार बार टॉस करता रहा लेकिन फिर भी बात नहीं हो पाई, युद्धों पर कितना असर पड़ने वाला है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, रशिया यूक्रेन है, मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, और कनाडा और भारत के बीच में जो खींचतान चलती है, युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं है लेकिन खींचतान है। कनाडा की दृष्टि से सबसे पहले बहुत शॉर्टली बात को रखूंगी। कनाडा की दृष्टि से मुझे लगता है स्थितियां नियंत्रण में आएंगी ट्रंप के आने के बाद। यदि हम रशिया यूक्रेन युद्ध की ओर चले तो वहां पर मुझे लगता है ट्रंप जैसे ही अमेरिका की फंडिंग स्टॉप करेंगे, क्योंकि अभी अमेरिका की ही हम सीधी सीधी फंडिंग देख रहे हैं, और नाटो के माध्यम से जो यूक्रेन को हेल्प मिल रही है उसकी वजह से यूक्रेन ये युद्ध लड़ पा रहा है। तो ये अगर समझाने से बात ना बने तो फंडिंग अगर स्टॉप कर दी जाएगी तो इस युद्ध का अंत निश्चित है। और यदि पश्चिमी एशिया की ओर जाते हैं तो हम अगर अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण संबंधों को इतर कर दें, तो भले ही इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है अमेरिका के, 51वां स्टेट कहा जाता है, लेकिन अभी पूरे चुनाव के दौरान हमने जिस तरह के स्टेटमेंट्स देखे हैं, ट्रंप ने वादा भी किया है, मुझे लगता है वहां पर भी स्थितियां थोड़ी शांतिपूर्ण बनती हुई नजर आएंगी। तो मुझे शांति और सुरक्षा बहाल होती हुई नजर आती है। क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप ने पिछली बार भी पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को निकाल बाहर किया था, और यहां पर उनकी थोड़ी नेगेटिव अप्रोच चली थी वैश्विक उद्देश्य के
के दृष्टिकोण से। पर ट्रम्प मुझे लगता है कि इस बार बहुत सारी गलतियां नहीं दोहराएंगे, जो उन्होंने पहले गलतियां की है और उसको अब हम नहीं देख रहे दोहराते हैं हुए कि वो आगे चेंजिंग सिनेरियो में एआई या सुपर इंटेलिजेंस की अब बात होना, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं जिनके ऊपर क्या किसका टेक रहता है, खासतौर पर तब जब एलन मस्क जो हैं वो इतने ज्यादा उत्सुक थे इस चुनाव को लेकर और ट्रंप को लाने को लेकर। इसीलिए भी थोड़ा, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी ताकतें, एक तकनीकी जगत की और एक राजनीति की, इनके मेल को भी दिखाता है। तो यहां पर ऐसा हो गया कि अभी तो और चर्चा चलती रहे, लेकिन एक बात और क्लियर हो गई कि अच्छे पैनलिस्ट हों तो ट्रंप की जीत पर भी बहुत प्यारी बातचीत हो सकती है, वो निकल कर आई। मैंने भी एंजॉय किया इसको एक श्रोता के नाते। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी आपका बहुत धन्यवाद, रजत आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही।